आदरणीय आशा जी, वर्तुल, विजय मोहन जी के परिवार और मित्रों, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी ये सोचा होगा कि एक दिन हमें विजय मोहन सिंह की स्मृति में किसी सभा में होना पड़ेगा। पर अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और अकाट्य तथ्य है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो विजय मोहन जी को लंबे समय से जानते रहे होंगे। मैं याद कर रहा था कि मेरी उनसे पहली मुलाकात और नामवर जी से भी पहली मुलाकात 1957 के साहित्यकार सम्मेलन में हुई थी, जिसमें विजय मोहन जी, बनारस का एक दल आया था और मध्य प्रदेश से भी एक छोटा मोटा दल था, जिसमें मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई और 17 बरस का मैं। तो पहली बार विजय मोहन जी से तभी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब कभी बनारस एक आध बार गए तब वहाँ भी मुलाकात हुई। फिर जब वो शिमला में पढ़ाने लगे थे तब कभी कभी दिल्ली में। फिर मुझे याद आया कि असल में तो हम लोगों का साथ लगभग 8 वर्ष भारत भवन में रहा और उस समय बहुत बड़ी संख्या में लेखक वहाँ आते थे और जिन कुछ व्यक्तियों के अथक आतिथ्य पर हम लोग भरोसा करते थे, उनमें से विजय मोहन जी थे। कई बार हम लोग, यानी हम 4-5 लोग, यानी जगदीश स्वामीनाथन, बाबा कारंत, मैं, कभी दिलीप चित्रे, कभी निर्मल वर्मा, कभी कृष्ण बलदेव वैद, ये दोपहर को विजय मोहन जी के यहाँ जिनार्जन के लिए एकत्र होते थे। और उस समय हम लोगों ने उनका नाम ही जिन विजय सिंह रखा था। और जब मित्र लोग आते थे, एक बार नामवर जी वहाँ अतिथि कलाकार थे, तो हम लोग अक्सर शाम विजय मोहन जी के घर पर ही बिताते थे। एक तो उनका आतिथ्य बहुत रोचक होता था और अपार होता था, और दूसरा गपशप होती थी और निंदा रस का बहुत, मतलब दूसरे रसरंजन के अलावा निंदा रस भी पर्याप्त होता था। विजय मोहन जी 8 वर्ष वहाँ रहे और जब हम लोग निकाले गए तो विजय मोहन जी ने भी छोड़ दिया। फिर वो दिल्ली आ गए और हिंदी अकादमी, हाँ हिंदी अकादमी तो नाम था, हिंदी अकादमी के सचिव रहे 2 बरस या उससे। और उस अवधि में उन्होंने यहाँ बहुत काम किया। बल्कि एक तरह से हिंदी अकादमी पहली बार और शायद अंतिम बार प्रासंगिक हुई दिल्ली के और हिंदी साहित्य के जगत में। वरना बहुत हिंदी अकादमियाँ तो बहुत सारी हैं और उनमें कोई ख़ास होता जाता नहीं है। मुझे याद है कि रघुवीर सहाय की जिस दिन मृत्यु हुई थी, तो उस दिन हम लोग विजय मोहन जी के घर पर थे। वहीं किसी ने फ़ोन करके ये खबर दी और हम भागकर फिर वो साकेत में कहाँ रहते थे वहाँ गए थे। विजय मोहन जी के ज़माने में मलयज पर एक बड़ा, बल्कि मलयज पर शायद इतना बड़ा आयोजन उसके पहले नहीं हुआ था ना, विजय मोहन जी ने किया था। रघुवीर सहाय पर भी एक बड़ा आयोजन उन्होंने किया था और जो थोड़ा बहुत आयोजन का अनुभव मुझे भी था, उसके चलते वो बहुत अच्छे और बड़े सुविचारित और सुसंगठित आयोजन थे। भारत भवन में तो कई बार विजय मोहन जी थोड़ा विलंबित गति के व्यक्ति थे। उनको मेरे तरह की अधीरता उनमें बिल्कुल नहीं थी, तो वो बहुत धीरे धीरे करते थे। तो ऐसे भी अवसर आए हैं जब उन्हीं का आयोजन है और उसी में वो देर से पहुंच रहे हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं कि उनको उस आयोजन की परवाह नहीं थी, इसलिए कि उनका एक तरह का स्वभाव था। कारंत जी से उनका बहुत पुराना दोस्ताना था, वो शायद साथ भी थे
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और जब एक दुर्घटना हुई जिसमें कारंत जी पर बहुत लांछन लगे और उनको जेल इत्यादि भी सहना पड़ा, तो उन दिनों जिन लोगों ने एक तरह से कारंत जी को एक तरह की भावात्मक समर्थन दिया, उनमें विजय मोहन जी भी थे। उस समय दुर्भाग्य से हिंदी का लेखक जगत विभिन्न कारणों से हम लोगों के विरुद्ध था। हम लोगों से मतलब भारत भवन और उस बहाने वो कारंत जी वाला प्रकरण एक बन गया, एक नए किस्म का प्रहार करने के लिए। और वो विचित्र स्थिति थी कि यद्यपि वो राज्य सरकार का ही की संस्था थी, स्वयं राज्य सरकार उसको बदनाम करने में काफ़ी पेश थी, काफ़ी बेशर्मी से। लेकिन बहरहाल उस समय बहुत सारे ऐसे मुझे प्रकरण याद आते हैं। विजय मोहन जी थोड़े घर घुसुआ से हो गए थे अपने अंतिम चरण में। एक तो हम लोग रहते तो एक ही सोसाइटी में थे, और वहाँ जाने का एक कारण ये भी था कि वहाँ विजय मोहन जी पहले से विराजमान हैं। और लेकिन वो थोड़ा देर से घूमने निकलते थे और हम सुबह 5:30 बजे वाले, तो वो मैं उनको अक्सर 8:30-9 बजे के करीब अपनी बालकनी से जाते हुए देखता था। और शाम को या दोपहर को जब मैं निकल रहा होता था तो वो भी उनके का वक्त नहीं था, और उनकी धीरे धीरे रुचि इस तरह की चीज़ों में कम हो गई थी। एक के विक्रम सिंह जो दुर्भाग्य से नहीं है, वो कभी कभी उनको पकड़ के गाड़ी में ले आते थे, तो वो कहीं आ जाते थे। विजय मोहन सिंह बुनियादी तौर पर तो कहानीकार थे, और 60 के बाद की कहानी की अवधारणा को भी परिभाषित करने में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। आलोचना भी उन्होंने, कथा आलोचना में उनका विशेष स्थान है कि 4-5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे और एक उपन्यास भी, कोई वीरानी सी वीरानी ऐसा कुछ नाम था। बाद में उन्होंने कुछ बड़े असाधारण किस्म के काम किए, जैसे 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा। और हिंदी गद्य पर भी भारतीय ज्ञानपीठ ने उनकी कोई पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की थी, जो गद्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा। बीच में जब सार्त्र की जन्म शताब्दी थी, तो वो सार्त्र के पीछे ऐसे पड़े कि उस पर कोई 70-80 पृष्ठ का एक लंबा निबंध ही उन्होंने लिख डाला। और संभवतः पुस्तक का बाकी एक पुस्तक और बड़ा, पहले जब मैंने उसका एक अंश सुना था तो वो 70-80 पृष्ठ का था, फिर बाकी बढ़कर वो मेरे ख्याल से हिंदी में तो निश्चय ही दूसरी कोई पुस्तक सार्त्र पर नहीं है, और संभवतः भारतीय भाषाओं में भी बड़ी दुर्लभ ही होगी। बहुत यारबाश आदमी थे, और ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा उनकी अस्वस्थता का इधर उधर कुछ आभास मिलता रहता था, पर वो ऐसा मरणांतक होगा ऐसी कल्पना कम से कम मैंने तो नहीं की थी। विजय मोहन जी जैसे लोग वो जब भारत भवन में थे तो ऐसे अवसर होते थे जब कभी मुझे शाम को अन्यथा व्यस्त होना पड़े कुछ सरकारी, तो उस समय वो आतिथ्य की जिम्मेदारी निभाते थे बिना किसी और बीच में ये भी था कि एक ज़माने में बड़ा प्रसिद्ध था कि भारत भवन अपने रसरंजन के लिए बदनाम था, कि यहाँ सारे लोग कुछ और नहीं करते हैं, रसरंजन ही करते रहते हैं। अब उसकी तथ्य ये थे कि वो रसरंजन का जो बिल होता था वो हम 3 लोग साझा से उसका भुगतान करते थे, स्वामीनाथन, विजय मोहन सिंह और मैं। और बाद में उसको लेकर विधानसभा में एक बार जब बहुत हंगामा हुआ, और उस समय के मुख्यमंत्री थे जो जिनकी दिलचस्पी थी इस बात में कि ये बात सच निकले कि वहाँ जो बिल हैं होटलों के उनमें बहुत सारा इस तरह का इसका भी बिल होता है, तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, ऐसा कोई बिल
भारत भवन ने आज तक नहीं चुकाया है। भारत भवन में रहने वाले व्यक्तियों ने चुकाया है, लेकिन अपने जेब से चुकाया। बहरहाल तो ये सब भी हम लोगों ने सहा देखा है। पर विजय मोहन जी ने अपने बल पे, उनमें एक स्वाभिमानी व्यक्ति, थोड़ी अकड़ भी कह सकते हैं उसको, पर अकड़ क्यों कहें, स्वाभिमान कहें, तो वो मुझे किसी ने बताया कि अगर वो चाहते तो उनको हिंदी अकादमी के सचिव का पद आगे भी मिल सकता था, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ कहना पड़ता जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे। तो वो एक स्वाभिमानी मित्र भी थे। उनसे झगड़े भी हम लोगों के बहुत हुए, जैसे कि मित्रों के बीच वो चीज ही है कि झगड़े हों, वैचारिक मतभेद भी होते थे, लेकिन एक सजल सौहार्द बराबर बना रहा। ऐसे व्यक्ति को हम याद करने आज यहाँ एकत्र हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय नामवर जी से कहूँगा, उनका साथ विजय मोहन जी का बहुत लंबा है और संभवतः घनिष्ठता भी हम में से कईयों से ज़्यादा होगी। नामवर जी। कितनी बड़ी विडंबना है कि कायदे से मेरी शोक सभा में उनको बोलना चाहिए, बोलने के लिए जीवित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की शोक सभा में मुझे बोलना पड़ रहा है। धक्का लगा और बहुत सी बातें याद आ रही थी। वो कहते हैं ना कि ये सोचा ही नहीं था कि उनके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा पहले शोक सभा में। वो है कि जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुनेव करें, आखिर में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करें। अभी भाई विजय मोहन जी की एक किताब जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, 711 पृष्ठों की है, और वो आधुनिक साहित्य के बारे में, उस विषय पर मैंने इतनी गंभीर पुस्तक हिंदी में कोई देखी नहीं। गद्य की समस्त विधाओं के बारे में का इतिहास नहीं, आलोचना है। और उसमें कहा भी है उन्होंने कि ये इतिहास नहीं है, बल्कि मुख्यतः इसमें आलोचना है। और पहला ही अध्याय जो उन्होंने लिखा है, मैं ढूंढ रहा था वो कागज, उसका शीर्षक है कहीं लुप्त हो गया वो कागज। हाँ है, वो किताब जो है आप लोगों ने भी देखी होगी, जो ज्ञानपीठ से छपी है। वो किताब है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य और का विकास और विश्लेषण। 711 पृष्ठों की पुस्तक है, और इसमें जो पहला ही अध्याय है, आधुनिकता के बारे में बहुत लिखा गया है, लेकिन आधुनिकता और आधुनिकता करके 16 पृष्ठों में जो चैप्टर लिखा है उन्होंने, उसको नई दृष्टि से बिल्कुल, जिसकी ज़्यादा चर्चा की गई है, उसको पहली बार समझाने की कोशिश की है। तब मुझे लगा कि वो लेखक तो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, लेकिन उनकी आलोचना की जो दृष्टि थी वो इतनी गहरी थी
कि दंग रह गया इस किताब को 700 पृष्ठों की एक तो लिख ले जाना, और आप एक एक किसी भी उपन्यासों पर, जिन उपन्यासों की चर्चा उन्होंने की है, कहानियों पर, नाटकों पर, गद्य की समस्त विधाओं पर उन्होंने लिखा है। और हिंदी में दूसरी किताब मेरे देखने में अभी तक इस 700 पृष्ठों वाली जो आई है वो नहीं आई। तब मुझे मालूम हुआ कि रचनाकार के साथ साथ कितनी गहरी आलोचनात्मक दृष्टि उनकी थी और मौलिक दृष्टि थी। किसी आचार्य से उसमें पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में उन्होंने जो लिखा है उससे पता चलेगा, शुक्ल जी पर बहुत लिखा गया है, लेकिन बहुत ही तर्कसंगत, तथ्यपूर्वक। तो उनके भीतर छिपा हुआ एक रचनाकार के अलावा जिसकी चर्चा अशोक जी ने की है और थी, उसने यह भी साबित कर दिया कि अच्छी आलोचना अच्छा रचनाकार लिख सकता है। अगर उसके बीज और एक कीटाणु न हो तो वह ठूंठ काठ के समान होगी। उसका एक प्रमाण है। इस उनके बारे में कहने वाले जहाँ तक कहा कि अनेक स्मृतियाँ हैं। बनारस के शिमला जब गए थे तब शिमला अक्सर उनकी वजह से जाना पड़ता था। दिल्ली में तो एकेडमी के अलावा जो रहते थे, जब जमुना पार चले गए थे उसके बाद भी उनके घर जाने का मौका मिला था। तो इतने सहृदय, मिलनसार और मानवीय गुणों से युक्त और अपने विचारों के बारे में अच्छा से अच्छा मित्र घनिष्ठ भी हो, लेकिन अगर उसमें कोई खामी दिखाई पड़ती है तो निर्मम भाव से उसकी आलोचना करते थे, कोई लिहाज नहीं मानते थे, चाहे निकट से निकट आदमी हो। ये दुखद प्रसंग है और बहुत सी यादें हैं जो लिख करके ही व्यक्त की जा सकती। इन शब्दों के साथ मैं सामूहिक रूप से आप लोगों के साथ बैठ के उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बनारस से उनके साथ काफ़ी वक्त बिताने वाले केदार जी हैं, केदारनाथ सिंह। विजय मोहन जी के बारे में इतनी स्मृतियां हैं कि लगभग एक पूरी लंबी फिल्म की तरह भीतर कहीं न कहीं आज भी है। शायद यहाँ बैठे हुए लोगों में सबसे पहले जिसने उन्हें देखा होगा उनमें मैं हूँ। उनकी शादी में भी गया था, पैदल चल के गया था, क्योंकि वहाँ कोई सवारी जाती नहीं थी। ऐसा वैसा गांव न था वो, जयप्रकाश नारायण के गांव में उनकी शादी हुई थी। सिताब दियारा के रूप में उसको जानते हैं। तो इतने लंबे समय से मैं उन्हें जानता रहा हूँ। बनारस के दिनों में निकटता उनसे हुई जब भदैनी में रहते थे घर किराए पर लेकर, और उनके साथ कई लोग और थे, लेकिन सबसे निकटतम जो व्यक्ति था जो उनके पड़ोस में रहता था वो बाबा कारंत थे। कारंत से उनके निकटता बहुत थी। तो अक्सर खाना मैं उनके यहाँ खाता था, और इसलिए भी कि वो गांव से एक भृत्य भी ले आए थे जो खाना बनाता था बड़े प्रेम से। नामवर जी भूले ना होंगे तो कभी कभार उनको भी बुलाया जाता था खाने के लिए। ये था जो बहुत ही निकट आने का एक अवसर मिला उनके साथ। इतना पुराना संपर्क जिससे हो और जो अटूट रहा, जो कभी विशृंखल नहीं हुआ, ऐसा एक व्यक्तित्व था विजय मोहन जी का। ये तो नावर जी ने सही कहा कि ये दिन देखना पड़ेगा। सामने उनका चित्र है
जाना पहचाना हंसता हुआ। हिंदी के शायद विरल विटी लेखक थे, अद्भुत महीन विटिन में था। मारक मारक नहीं, जो आपको कहीं नहीं छूता था, गहरे छूता था। मुझे आश्चर्य हुआ ये देख के। मूलतः वो कथा के आलोचक थे, कथाकार तो थे ही। शेरपुर 20 मील या क्या शीर्षक भूल रहा इस समय, अद्भुत कहानी थी उनकी। और भी कई कहानियां हैं। उन कहानियों को याद करते हुए मैं ये भी याद करना चाहता हूँ कि कहानी या कथा में उनकी बड़ी गहरी पैठ, नामवर जी ने उसको इशारा किया। कृष्णदत्त पालीवाल नहीं रहे, जब वो अज्ञे के साहित्य का संपादन कर रहे थे, ग्रंथावली तैयार कर रहे थे, तो एक दिन मुझे फ़ोन किया उन्होंने, केदार जी विजय मोहन जी का एक पत्र मुझे मिला, जो अज्ञे जी को उन्होंने तब लिखा था जब वे छात्र थे, इंटरमीडिएट पहले वर्ष के छात्र। और अज्ञे को शेखर यूनि पढ़ के उन्होंने पत्र लिखा। वो पत्र अज्ञे ने सहेज के रखा था। जिन पत्रों को बहुत संभाल के रखा था, उनमें वो पत्र था एक छात्र का लिखा हुआ, अज्ञात अननोन छात्र। उस पत्र को अज्ञे जैसे कि बड़े लेखक ने इतनी सारी आलोचनाएं जिन पर लिखी गई हों, बड़ी से बड़ी आलोचना लिखी गई हों, उन्होंने एक छात्र के उस पत्र को अपने बहुमूल्य, जो बहुत सारे पत्र थे उनके बीच संभाल के रखा था। वो छपा है, ग्रंथाली में आ गया वो। ये ऐसी गहरी दृष्टि थी उनमें। और कई रूप थे उनके, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। बनारस में पहली बार मकबूल फिदा हुसैन जब गए, राम कुमार साथ थे, तो विजय मोहन जी ने कहा कि भाई हमको चल के उनसे मिलना चाहिए। तो हमने कहा वो जानते नहीं भाई। अच्छा, तब इतने चर्चित नहीं थे मकबूल फिदा आज जैसे हैं। ये बात 1959 की है। नामवर जी दिल्ली छोड़ के, बनारस छोड़ के जा चुके, सागर जा चुके थे, वो काल रहा होगा। हम उनके पास गए और इनवाइट किया विजय मोहन जी कि मेरे घर आप आ गए। ये स्मरण करने योग्य घटना है। हुसैन ने स्वीकार किया और विजय मोहन जी के घर पर शाम को एक गोष्ठी हुई। घर पर उपस्थित लोगों में कारंत भी थे और अन्य बनारस के जो भी उस समय थे सब इकट्ठे थे। हुसैन बोलते कम थे, अब शायद कुछ बात के दिनों मुखर हो गए थे, तब तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। राम कुमार ने कुछ बातें कही, लेकिन जब बहुत जिद की विजय मोहन जी ने, तो हुसैन ने कुछ कविताएं सुनाई थी उनके घर पर, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कुछ कविताएं हुसैन ने विजय मोहन से घर पर सुनाई थी, जिनका अनुवाद बाद में शमशेर ने किया था। वो किस पत्रिका में कहाँ छपा था और याद नहीं, इलाहाबाद किसी पत्रिका में छपा था। हुसैन की अंग्रेजी में लिखी हुई कविताओं के शमशेर द्वारा किए हुए अनुवाद। ये सब कुछ हुआ था। उसको मूल स्थान कह लीजिए, विजय मोहन जी का घर था। तो विजय मोहन जी अपने समय से कितने आगे बढ़ के काम करने वाले व्यक्ति थे, ये उसका नमूना है। लेकिन अंतिम दिनों में हमारा उनका एक समझौता था कि प्राय रोज फोन करेंगे। कभी चूक जाता था मैं, वो तो वो फोन करते थे या मैं करता था, जिसमें अशोक जी का जिक्र जरूर होता था। अक्सर वो कहते थे कि अशोक जी को देखा आज जाते हुए देखा या आते हुए देखा, दो ही सूचनाएं होती थी। लेकिन वो लगातार साहित्य के बारे में, अपने कविता पर कम लेकिन गद्य पर जैसी गहरी पकड़ थी उनकी। अशोक जी ने सही कहा कि सख्त नापसंद या पसंद के आदमी थे वे, कोई समझौता नहीं। उन्हें गोदान पसंद नहीं था। अब अगर नहीं था तो नहीं था, अब क्या करेंगे। कहते मुझे गोदान पसंद नहीं है,
मैं गोदान को बार बार नहीं पढ़ सकता। प्रेमचंद कहानियाँ पसंद हैं पर गोदान नहीं पसंद है। उन्हें शेखर बहुत पसंद था, शेखर के मुरीद थे वे। उनकी 2-3 पुस्तकें अगर मुझे चुननी हो तो नाम मुझे नहीं याद आया। सार्थ पर अद्भुत पुस्तक है उनकी। उसके कितने पाठक हिंदी में आप पता करें। मुझे कई सारे ऐसे पाठक मिले सार्थ वाली पुस्तक को पढ़ने वाले, जिन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ के सार्थ को जाना ही उन्हीं की पुस्तक से। मूलतः वो मनोविज्ञान के आदमी थे, मनोविज्ञान पढ़ा था उन्होंने, दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। ये सारे क्षेत्र थे उनके, और लगातार लिखते रहते थे। एक कसक उनके भीतर जरूर थी कि मैं इतना करता रहता हूँ, मेरे ऊपर कितना लिखा गया है, मुझे कोई इनाम मिले ये अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन नोटिस तो लिया जाना चाहिए। ये पीड़ा थी उनके भीतर। मुझसे कभी मुझसे अपना दुख छिपाते नहीं थे वे। विजय मोहन जी की स्मृतियों की चर्चा करूंगा तो अनंत होगी वो, हरि अनंता, हरि कथा अनंता की तरह। लेकिन अंतिम भेंट मेरी उनके घर पे, मेरे साथ जैसे RN सिंह बैठे हुए हैं, कला की दुनिया के आदमी हैं, इनके साथ गया था उनसे मिलने, उसी आवास पर जो अशोक जी के पड़ोस में है। और मैं तो उनका मित्र था, अभिन्न मित्र, वर्षों का, लगभग 60 वर्ष कम से कम तो हुए ही। लेकिन RN सिंह ऐसे मुरीद हुए पहले ही भेंट में, बोले मैं चलूँगा इस बैठक में, मेरे साथ आए हुए हैं। उनसे एक बार जो मिल लिया वो उनका हो गया। ये था एक समझौता जैसा चुपचाप मेरे उनके बीच था कि सर्दियां हम दिल्ली में नहीं बिताएंगे। बूढ़े लोगों को दिल्ली में नहीं रहना चाहिए सर्दियों में। और प्राय हर सर्दी में वो कहते थे केदार जी मैं कलकत्ते चला जाता हूँ, सर्दी दिल्ली के नहीं बर्दाश्त होती तो कलकत्ता जाता हूँ। कलकत्ता में जाने को था कि विजय मोहन जी का फ़ोन आया, केदार जी मैं कच्छ जा रहा हूँ और कच्छ बेटा ले जा रहा है, सब तय हो गया, डेट और बताई उन्होंने, वहाँ से जाके फ़ोन करूँगा। वहाँ से जाके फ़ोन ज़रूर किया उन्होंने, तब तक मैं कलकत्ता पहुँच गया था। वो उनका अंतिम फ़ोन था। उसके बाद मैंने दूसरे तीसरे दिन फ़ोन किया तो एक बहुत शॉकिंग, तब तक बहुत बिगड़ा नहीं था उनका रोग। समता आशा जी ने फ़ोन उठाया और कहा कि हम उनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये शॉकिंग था मेरे लिए। बोले क्या है? बोले ऑपरेशन होने जा रहा है। तो ऑपरेशन सब तो घबराया मैं, हार्निया का ऑपरेशन था। वो हुआ, फिर उसके बाद घर आ गए, उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशन हुए। उसके बाद विजय मोहन जी से उनकी आवाज़, अंतिम बार उनकी आवाज़ मैंने जरूर सुनी, आवाज़, शब्द नहीं। वर्तुल यहाँ है, वर्तुल ने कहा चाचा जी आप मुझे बात कीजिए फ़ोन पर। फ़ोन लगा दिया उनके कान में। मैं विजय मोहन जी चिल्लाता रहा। एक हूँ की आवाज़ आती थी, वो अंतिम आवाज़ मैंने सुनी थी। ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है मेरे लिए, निजी क्षति, गहरी निजी क्षति। इस बीच कई क्षतियों से गुजरा हूँ, लेकिन यह क्षति इतनी बड़ी है इसकी कोई भरपाई नहीं। वैसे भी विजय मोहन जैसे व्यक्ति की भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। वो एक आत्मवृत्तांत लिखना चाहते थे, उनके मन में था, पूरी एक प्लानिंग उनके मन में थी। ये कह दूं कि इसके लिए अद्भुत भाषा उनके पास थी। एक अलग ढंग का गद्य उन्होंने विकसित किया था
और वो अगर देखना हो तो कोई वीरानी सी वीरानी है उपन्यास, छोटा सा उपन्यास है, उस उपन्यास की भाषा अलग विजय मोहन जी उसमें दिखाई पड़ते हैं, या फिर शेरपुर 20 मिनट, वो कहानी विलक्षण कहानी है। कैसे वर्णन, क्या डिटेल्स का वर्णन कैसे किया जाता है, ये कला विजय मोहन जी के पास थी। ऐसा बहुत सारा लेखन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो भी लिखा है वो अभी पठनीय है, उसको देखा जाना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं आप सबके साथ अपने अन्यतम मित्र को, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। श्री ओम थानवी। वैसे मैं उनके साहित्य या उसके बारे में तो कहने का अधिकारी नहीं हूँ, पर उनसे मेरी आखिरी दौर उनका कहना चाहिए, उसमें उनसे मेरी मित्रता कह सकते हैं, इस किस्म से कुछ विकसित हुआ। जिसे कहते हैं कि दोस्ती हमेशा अपने से समझदार और अपने से बड़े से करनी चाहिए, कुछ सीखते हैं। तो समझदार तो सब मुझे अपने से मिल ही जाते हैं, लेकिन अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करने का जिनसे मौका मिला उनमें बहुत से लोग हैं, पर दो लोग ऐसे हुए जो देर से जिनसे परिचय हुआ और चले भी जल्दी गए। उनमें के विक्रम सिंह थे, और अक्सर जब उनसे कभी झगड़ा हो जाता, क्योंकि दोस्ती में ये भी होता है कि विवाद भी हो जाता है, तो वो कहते थे कि यार अब क्या झगड़ना, तुमसे आखिरी दौर के दोस्त हो। तो मैं कहा अभी कहाँ आखिरी दौर है वगैरह, पर वो जल्दी चले गए। विजय मोहन सिंह जी कहते तो नहीं थे, पर वो अस्वस्थ थे मुझे पता है, और 2-3 बार मैं भी उनको लेके गया एम्स दिखाने के लिए, कैलाश अस्पताल में भी भर्ती रहे, तभी उनके पास में जाता रहा। पर घर पर उनके यहाँ जाना मेरा सिलसिला शुरू हो गया था, जो ठीक से तो याद नहीं कि कैसे शुरू हुआ होगा, लेकिन हाँ अभी केदारनाथ सिंह जी ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया कि पालीवाल जी को मिली थी, वो चिट्ठी असल में उसका मूल मेरे पास था, और उस चिट्ठी में उन्होंने इलाहाबाद में जब पढ़ते थे तो हॉस्टल से उन्होंने अग्रज जी को चिट्ठी लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप पर जो है शेखर को लेकर के जो हमले हो रहे हैं वो उचित नहीं है, मैंने पढ़ा है, ये बहुत ही अद्भुत उपन्यास है और मैं आपके लिए लड़ूंगा। तो एक छात्र जीवन में जिस तरह का जोश होता है, हालांकि उपन्यास हमेशा उनको पसंद रहा, और उन्होंने कहा भी कि मुझ में एक आत्मविश्वास, आत्महीनता जो एक युवावस्था में जो आती है, उसे उबारने का काम उस उपन्यास ने किया था। तो वो जो चिट्ठी जो थी, वो चिट्ठी मैंने जनसत्ता में छाप दी थी। वो उनको उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाद में जब मैंने उनको अग्रज जी के ऊपर एक संस्मरण लिखने को कहा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो चिट्ठी ओम थानवी ने छाप दी, तो मैं पढ़ करके बेपानी तो नहीं हुआ, पर पानी पानी जरूर हो गया। इन शब्दों का मुझ पर बड़ा असर, मैंने कहा कि ये एक तरह का पत्रकार के नाते अपराध सा ही हुआ। हम लोग अक्सर ऐसा करते रहते हैं, थोड़ा शरारत भी करते हैं, इसका मुझे जरा भी ख्याल होता तो मैं नहीं छापता कि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, या उनसे बात कर लेता जितना कहते। पर जो भी था, मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ अजीब होगा, क्योंकि वो उस दौर की बात थी, और दूसरा वो आगे के प्रशंसक तो थे ही, उनकी कमियां भी जानते थे, गिनाते थे, लेकिन साफ गोई उनमें बहुत थी। और प्रेमचंद के बारे में भी जैसे भी बात चली, वो अग्रज जी पे बहुत बात होती थी। जब मैं उनके घर जाने लगा तो साहित्य पे बात बहुत होती थी, और बहुत साफ साफ ढंग से वो नए लेखकों के बारे में, पुराने लेखकों के बारे में बहुत साफ बात करते थे, और विट भी उनमें बहुत था, जिसकी केदार जी ने चर्चा की। मैंने एक लिखा था छोटा सा एक लेख, जिसमें मैंने लिखा था कि ये जो मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह शुरू हुए हैं, तो ये बड़ा अजीब है। तो एक हमारे यहाँ अखबार में जो दुनिया मेरे आगे स्तंभ छपता है, तो उसमें मैंने लिखा कि मेरे भाई ने जब मेरी माँ को कहा, जो अब नहीं है, तो वो कहा कि आज तुम्हारा दिन है, तो मेरी माँ ने कहा जा रे, मैं तो अभी जिंदा हूँ, अभी से मेरा दिन कैसे हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ दिन तब होता है जब कोई चला जाता है, तो उसकी स्मृति में कुछ करते हैं, तो उसको कहते हैं कि आज माँ का दिन है, पिता का दिन है। तो उसने बताया कि नहीं देखो, अब तो ये है, मदर्स डे है, आज तुम्हारा दिन है। तो इस तरह से मैंने लिखा कि मेरी माँ को जैसे अजीब लगा
पर हम लोग जो है अब खुश होते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे वगैरह मनाने लग गए हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ जो परंपरा थी, जिसमें भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोस की औरतों के लिए और अपने पितरों के लिए भी श्राद्ध नहीं, बल्कि जैसे राजस्थान में शमछरी होता है, संवत्सरी का एक रूप, तो असल में उनकी स्मृति के रूप में बहुत सारे आयोजन करते हैं। तो मैंने लिखा कि अगर हम सचमुच अगर चाहते हैं तो उन चीज़ों को क्यों नहीं रिवाइव करते हैं। और लोग कहते हैं कि थैंक्स गिविंग में क्या बुराई है, हम तो ये तो पश्चिम से अगर सीख लेते हैं तो मतलब कि थैंक्स गिविंग हम सीखना चाहते हैं तो सीख ही सकते हैं। हालांकि हम भूल जाते हैं कि वो थैंक्स गिविंग इसलिए था कि किस तरीके से वहाँ पे जो अमेरिका के रेड इंडियंस थे, उन्होंने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद देने को वो शुरू किया गया था। अब एक व्यापार का वो रूप हो गया है। लेकिन अगर थैंक्स गिविंग सीखते हैं तो हम पहले जो है वो जैन समाज से क्षमा याचना क्यों नहीं सीख लेते हैं, जो हर साल वो एक चिट्ठी भेजते हैं, क्षमा पर्व मनाते हैं। ये पढ़ करके आलेख बड़े अभिभूत हो गए, मतलब प्रोत्साहन भी उनको करने का आप कह सकते हैं कि वो था सलीका कि शायद उन्होंने कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, तुमको लिखना चाहिए। पर उन्होंने सिर्फ ये प्रोत्साहन के लिए शायद नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बाद में खुद एक बहुत लंबा आलेख लिख के भेज दिया जो इसी सिलसिले में था। उसका आधा पन्ना हमने बाद में छापा भी था। और उन्होंने कई इस तरह के पर्व गिनाए जो हमारी परंपरा में थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने जब लिखा था मुझे संकोच था, लोग ये न माने कहीं कि आजकल थोड़ी परंपरा की बात करने लगे हैं, तो परंपरा की बात करने वाले चूंकि संघ परिवार इस तरह के लोग भी हैं तो उनसे चीजें जुड़ जाती हैं, तो जो उनसे जुड़ जाता है उसको छुड़ा के लाना मुश्किल होता है। जैसे भगत सिंह को अगर वो लेके भाग जाए तो हमको छुड़ा के लाना मुश्किल है, महाराणा प्रताप को लेके चले जाए हमारे लिए मुश्किल है। वो पर्व की बात करें, परंपरा की, तो हम कैसे बात करें? हम बात करेंगे तो लगेगा कि आप तो जो है दकियानुसी हो गए। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने आधा पन्ना लिखा और उसने कई इस तरह के सिलसिले किए। उन्होंने कहा सचमुच उन चीज़ों को अगर हमको इस हमले से बचाना है तो हमको उन चीज़ों को रिवाइव करना होगा। अंत में उनको सिनेमा और संगीत इसका ज़बरदस्त जो है वो जानकारी थी। जानकारी बहुत से लोगों को है। विष्णु खरे जी के साथ भी मेरा बैठने का मुझे मौका मिला, मंगलेश जी बैठे हैं, उनके साथ में हम लोग बैठते हैं। जो खासकर जो सिनेमा का संगीत है, शास्त्रीय संगीत के अलावा, शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी लेने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं, लेकिन सिनेमा जो है सुनते सब हैं लेकिन उसकी बात नहीं करना चाहते हैं, उसकी जानकारी उनको बहुत थी। और खरे साहब को भी बहुत है। लेकिन खरे साहब के साथ बैठ करके आप डर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं वो अपनी जानकारी से। और तब तो और भी डर लगता है जब खुद गाने लग जाते हैं, क्योंकि उस तरह की आवाज़ उनको नहीं मिली, पर वो गाते हैं जब उनकी तबीयत होती है। पर विजय मोहन सिंह जी गाते नहीं थे, लेकिन वो उस संगीत के बारे में बड़े प्रेम से, कुलदीप जी बैठे हैं, कई बार कुलदीप जी के साथ में भी हम लोग उनके घर पे बैठे, बहुत अच्छे मेज़बान थे। इस बात को आप सब लोग जानते होंगे। ज़बरदस्त, मतलब खिलाने पिलाने में आशा जी यहाँ पर हैं, मतलब ऐसे जोड़ के लोग ढूंढना मुश्किल होगा जो इस तरह से खातिरदारी करते हों। लेकिन उस खातिरदारी में उस संगीत की बात करते थे और इतना डूब के बात करते थे कि मेहदी हसन और गुलाम अली की बात हो रही है तो कहते थे कि मधुर आवाज़ तो मेहदी हसन की निकले, गुलाम अली की निकलेगी या जगजीत सिंह की निकलेगी, लेकिन बड़े कलाकार गायकी में मेहदी हसन साबित होंगे, क्योंकि वो जो आवाज़ में खुरदरापन है वो कला तो वहाँ पर है, न कि उस मिठास में है। ऐसी गीता दत्त और लता मंगेशकर की बात करते थे कि लता से बड़ा कौन कलाकार होगा, पर गीता फिर भी बड़ी साबित होंगी, क्योंकि वो जो रेंज गीता दत्त के पास में है वो लता के पास आ नहीं सकती वगैरह। तो संगीत में उन्होंने वायलिन तो बजाना भी उन्होंने सीखा था, बहुत उनके पास अच्छा संग्रह था। और फिर अंत में सिनेमा का थोड़ा सा जिक्र करूँगा। सिनेमा पर भी हम लोगों की बात बहुत होती थी, उनकी दिलचस्पी बहुत थी। ज़्यादातर वो जो साहित्यकारों पे बनी हुई फिल्में हैं वो देखना चाहते थे, मैं उनको ले जाके देता भी था। फिर कभी उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि अपनी पसंद की कोई आप कहेंगे मैं देखूँ। उन्होंने अपने घर पर भी अच्छा एक बड़ा टीवी बाद में बदलवा के रख लिया था, अच्छा उसके साथ सिस्टम भी था। तो सिनेमा पर भी दिलचस्पी उनकी बहुत थी। तो ये बातें जो मैंने कही ये थोड़ी इसलिए कि साहित्यकार में अपनी चीज़ के अलावा और चीज़ों की दिलचस्पी होती है, लेकिन उनमें जिस किस्म की ये संगीत और सिनेमा और खान पान का ज़्यादा, उसमें चूँकि मैं अभी गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको काफ़ी चीज़ों की जानकारी थी और अच्छा खासा संग्रह जो है वो घर पे रखते थे और उसका साझा भी वो करते थे। और वो जो एक ह्यूमन वार्मथ कहते हैं, मानवीय जो एक ऊष्मा है, वो मैंने पाया कि उनके साथ में संपर्क रखते हुए मतलब थोड़ा लंबा समय का संपर्क नहीं रहा, लेकिन वो संपर्क भी जो था वो काफ़ी वर्षों का संपर्क और एक पूंजी की तरह मेरे लिए साबित हुआ। और अचानक
जब खबर मिली, फ़ोन आया, और जिस तरीके से केदार जी की बात हुई, इसी किस्म से एक तरफा बात मेरी भी हुई कि वो बात करना चाहते थे और मैं बोलता रहा और वो हूँ करते रहे। तो मैंने कहा कि आप दिल्ली आइए और वापस आपको एम्स में हम लोग दिखाएंगे। तो फिर उन्होंने एक बार हुंकारा भरा था, लेकिन ये मैंने पहली बार जाना कि हुंकारा में हाँ की तरह हुंकारा भरने का मतलब कभी कभी ना भी होता है। विजय मोहन सिंह जी के बहुत निकट रहे हैं जय सिंह, और हम लोग कई बार साथ भोपाल में रहे। अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, श्री पंकज सिंह। दरअसल यहाँ जो लोग बैठे हैं, विजय मोहन जी के मित्र, आत्मीय, उनके संबंधी, उनमें बहुत लंबा वक्त जिन लोगों के साथ उनका संबंध रहा, बहुत लंबे समय तक, मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ। और इसको मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ कि मैं जब 18 बरस का था, 2 साल पहले मैं छपने लगा था पत्र पत्रिकाओं में, और विजय मोहन जी मेरे आरंभिक संपादकों में एक थे। नई धारा का वो हर ऑल्टरनेट इशू संपादित करते थे। उनमें और उदयराज सिंह में, जो प्रेमचंद के ज़माने के लेखक राजा राजकमल प्रसाद सिंह के सुपुत्र थे, तो उन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि हर दूसरा अंक विजय मोहन जी संपादित करेंगे, अगर मुझे सही याद है तो। और उस जमाने में विजय मोहन सिंह ने नई धारा को, उस सामान्य सी पत्रिका को जो बुझ सी चली थी, उसको एक खास ढंग से तत्कालीन जो आधुनिकता थी और हिंदी में जो कुछ ताज़ा तरीन हो रहा था, हिंदी के सबसे प्रतिभा संपन्न लेखक जो कुछ कर रहे थे, उसकी उस सारे कामकाज की, सारी गतिविधि की प्रतिनिधि पत्रिका बना डाला उसको, नई धारा को। और वो अकल्पनीय था जिस तरह उन्होंने बड़े सामान्य ढंग से, बिना अतिरिक्त शोर शराबे के इस काम को किया। उसके बाद मुझे वो किताब मिली, 60 के बाद की कहानियां। विजय मोहन सिंह और मधुकर सिंह ने उसका संपादन किया था। और मेरे ख्याल से जो 60 पीढ़ी कही जाती है और 60 के बाद की कहानियों की चर्चा होती है, उसमें पहला दस्तावेजी महत्व जिस किताब का हुआ, वो किताब थी। और उस किताब पर एक पत्र मैंने उनको लिखा, और उनमें ज़्यादा उनकी पसंद की कहानियाँ कौन थीं, ये बताते हुए उन्होंने मुझे उसका उत्तर दिया। 1966 की गर्मियों में मैं अपनी माँ के साथ वाराणसी गया था, और मैंने सुन रखा था कि गोदौलिया पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ बहुत सारे चित्रकारों के साथ विजय मोहन जी शाम को बैठते हैं। हाँ, दी रेस्टोरेंट। दी रेस्टोरेंट जब मैं गया तो मुझे ये ढूंढने में दिक्कत हुई, वो पूरा छोटा सा रेस्टोरेंट गांजे और चरस के धुएं से भरा हुआ था। और हमारे मित्र थे सब, बाद में बड़े अच्छे मित्र हुए चित्रकार, अनिल करंजई, करुणानिधान, विभास दास, कई और चित्रकारों का एक समूह था।
और वो रेस्टोरेंट ऐसा, कभी वहाँ त्रिलोचन जी भी जाके बैठ जाते थे। एलन गिन्सबर्ग जब थे बनारस में, उन दिनों नहीं थे, वो अमेरिका लौट चुके थे और बाद में फिर शायद आए थे। तो मैं वहाँ गया और उस धुएं में ही मैंने देखा कि सफ़ेद कुर्ता पहने हुए बड़े स्थिर भाव से एक चेखव से मिलता जुलता व्यक्ति, उनको देख के मुझे चेखव की याद आती थी। चेखव को जितना हमने जाना है लेखन से भी और व्यक्तित्व के हिसाब से भी, तो बहुत स्थिरता के साथ विजय मोहन जी उसमें बैठे थे, जबकि खुद विजय मोहन जी स्मोक नहीं करते थे। ही वॉज नॉट ए स्मोकर। और इन सब के लिए धीरे धीरे मैंने जाना कि विजय मोहन जी की उपस्थिति का एक केंद्रीय अर्थ था, एक केंद्रीय गरिमा और एक केंद्रीय विवेक, जहां बिना किसी मुरव्वत के, बिना किसी लाग लपेट के आप सच और सिर्फ सच की उम्मीद कर सकते थे। तो उस दौर में फिर मैं कई बार गया, उनसे मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखो मैं आरा में पढ़ाता हूँ और जब मैं लौट के जाऊँ तो तुम आओ वहाँ रुको मेरे साथ, मैं अकेला रहता हूँ। और वो मैंने किया। जब मैं अपनी माँ के साथ वापस लौट गया मुजफ्फरपुर, तो फिर आरा में गया और 1 महीना उनके साथ उस घर में रहा जहाँ वो एकांत साधक की तरह अकेले रहते थे। उन दिनों कोई भृत्य भी नहीं था, कोई आता था जो काम वाम करके चला जाता था। और अपने 2 कमरों में से 1 कमरा उन्होंने मुझे दिया और कहा कि जब तक रहना है रहो। और वो बहुत आनंद के दिन थे, यानी वो सुख जिसको मैंने आरंभ में सौभाग्य कहा, वो सौभाग्य में हर रोज उनके साथ महसूस करता था। एक तो उनमें निरंतर प्रवाहित एक सेंस ऑफ विट जो था, सेंस ऑफ ह्यूमर था, दोनों। भाषा से जिस तरह वो सामान्य जीवन में खेलते थे, जैसे मैं उनको कहता था कि मैं, पत्र में भी मैंने उनको कई बार लिखा कि मैं आपको आतिथ्य भार से उपकृत करने आ रहा हूं, और उत्तर में भी वो अपने पत्रों में या सामान्य बातचीत में वो कोई बड़ी जड़ाऊ धराऊ जो छायावादी भाषा होती थी उसका एक खास तरह का इस्तेमाल वो करते थे। केदार जी जैसे उनके पुराने मित्र इस चीज को जानते हैं, और उससे भाषा से भी वो मितभाषी थे, लेकिन एक ऐसा वातावरण रचते थे कि उसमें एक आत्मीयता, एक खुशबू माने स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती थी। भाषा का सामान्य जीवन में मुझे लगता है हिंदी और भोजपुरी दोनों का वैसा इस्तेमाल मैंने कम लोगों को करते हुए देखा है। बाद में जब मैं दिल्ली आया, संयोग था, सुखद संयोग था, जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध के लिए आया तो विजय मोहन जी यहाँ मिले और फिर हम लोगों की वो बातचीत, संग साथ, खाना पीना सब शुरू हो गया और बहुत ही सुरुचि संपन्न थी, ये हम सब जानते हैं, वो अलग से कहने की जरूरत नहीं। भोजन को लेके भी एक खास तरह की रुचि उनकी थी और पीने पिलाने को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। दिल्ली में एक अजीब बात है कि मैं बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर उनके साथ रहा जब उनके भी संघर्ष के दिन थे। बहुत स्वाभिमानी थे, बहुत ज़्यादा, और उसको, उस स्वाभिमान को भी वो कह के व्यक्त नहीं करते थे। उनके व्यवहार में वो स्वाभिमान आपको दिखता था, वो सुरुचि दिखती थी, वो गरिमा महसूस होती थी। वो एक लेखक की, एक विवेकशील मनुष्य की और एक बड़ा सोचने वाले आदमी की गरिमा थी, जिसके पास एक ऐसा विजन था जो वैश्विक था। और जैसी अभी चर्चा हुई कि दर्शन और मनोविज्ञान उनके विषय थे,
तो अस्तित्ववाद पर भी हम लोगों ने जितनी मेरी पढ़ाई लिखाई थी बहुत बार बातें की। और एक अजीब बात है कि वो हमारे आधुनिक आलोचकों में या कहानीकारों में, रचनाकारों में गिने जाएंगे, लेकिन जो पारंपरिक आलोचना रही अंग्रेजी की और हिंदी की, ये संस्कृत की, उसको लेके उनके मन में एक आदर का भाव था। अब जैसे आइए रिचर्ड्स को बहुत महत्व देते थे। कोर्स में हमारे यहाँ जो आलोचक अंग्रेजी के रहे वो कहते थे उनको खारिज करना बहुत गलत है। टी.एस. एलियट से उनका एक खास तरह का भावात्मक जुड़ाव था। कई चीजें उस बातचीत में लगातार हम लोग साहित्य पे बात करते थे। कई नए सूत्र उन्होंने मुझे सोचने के लिए दिए और मैं उनका ऋणी हूं और आजीवन रहूंगा। जैसे मैंने किसी एक उपन्यास के विषय में ये कहा कि वो बहुत दिलचस्प नहीं है और मैं पढ़ नहीं पाया उसको। 2 बार मैंने शुरू किया और फिर मैं रुक गया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत भ्रांत धारणा है और बहुत ही गलत किस्म की अपेक्षा है कि एक बड़ी जो महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है वो बहुत दिलचस्प भी हो। क्यों दिलचस्प होगी? हो सकता है जीवन के बारे में लेखक कुछ ऐसा कहना चाहता हो जो आपको दुस्सह जान पड़े, असहनीय जान पड़े, लेकिन अगर वो मतलब की बात कह रहा है, उसमें कोई अर्थ है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है, उस कृति से पूरी तरह गुजरना है और फिर उसका मूल्यांकन करना है। उदाहरण उन्होंने दिया जेम्स जॉयस का। कहा यूलिसेस या फिनिगन्स वीक जो तुमने पढ़े हैं वो क्या आसान उपन्यास है? धैर्य चुक जाता है और फिर भी आदमी पढ़ता है, क्योंकि उसको यह एहसास होता है कि वो एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति से गुजर रहा है। तो एक तो ये चीज थी। कई उन्होंने हम लोगों की अक्सर सहमति होती थी, लेकिन कई बार भयानक असहमति होती थी। जैसे निराला को वो बहुत बड़ा कवि नहीं मानते थे। उनके लिए छायावाद के सबसे बड़े कवि थे प्रसाद। उन्होंने कहा प्रसाद के पासंग में ये सब नहीं है, बाकी जिनको तुम लोग दोहराते रहते हो। तो कामायनी और प्रसाद का जो दूसरा लेखन है, प्रसाद के उपन्यास, उनकी कहानियां, उन पर वो अक्सर चर्चा करते थे। हेमिंग्वे का गद्य उनको बहुत पसंद था। गद्य में अगर उनका आदर्श कोई था तो वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कहते थे कि वैसी भाषा अनुकरणीय होनी चाहिए हिंदी के लोगों के लिए। हिंदी की जो विशेषण बहुल भाषा है उससे उनको परहेज था। और अपनी कहानियों में भी उन्होंने, उनकी जो अपनी भाषा बनी वो एक समर्थ भाषा तो थी, वो बहुत आभरणहीन भाषा थी। वो छांटते थे बाकी चीज़ों को। ऐसे एक बार एलन रॉब ग्रिए का एक लेख आया था, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो रॉब ग्रिए ने इस तरह के जो आभूषण भाषा के हो सकते हैं जो गद्य लेखन में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका विरोध किया था। तो उनको वो लेख बहुत पसंद आया था। बाद के खैर यादों का सिलसिला तो बहुत है। शिमला में बहुत लंबा सिलसिला है। मतलब शिमला में जब वो शिमला गए दिल्ली से, डॉक्टर बच्चन सिंह जी उनको लेके गए, तो शुरू में तो वो अकेलापन महसूस करते रहे। उस समय की जो हम लोगों की चिट्ठी पत्री थी, लेकिन वहां भी उन्होंने जो एक संसार निर्मित किया वो वही कर सकते थे। एक तो पहली बार हिमाचल विश्वविद्यालय के छात्रों को उन्होंने नए साहित्य के संस्कारों से भर दिया और वहाँ इतनी गतिविधियां होने लगी, इतने नए लेखक, इतनी नई कवयित्रियां, सब देखते देखते सब पैदा हो गए। वो आश्चर्यजनक था। उन्होंने एक सेमिनार में मुझे गिरधर राठी और विष्णु खरे के साथ बुलाया और हम लोगों के रहने की व्यवस्था राजकुमारी अमृत कौर का जो पुराना घर था लकड़ी का, वहाँ उन्होंने कराई थी। और मैं उन दिनों कई अपने दोषों से मुक्त हो गया था। सिगरेट नहीं पीता था और शराब भी नहीं पीता था। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने एक दिन समझाया कि ऐसे जीवन में दमन और शमन से काम नहीं चलता है।
अपने को मुक्त छोड़ो, लेखक को ये सब नहीं करना चाहिए। खैर, हम लोगों की बने इतनी चीजें हम लोग शेयर करते थे और जिस स्तर पर करते थे वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। कभी ये लगा ही नहीं कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं उनको आचार्यों प्राचार्यों की तरह आदर दूं और उस तरह व्यवहार करूं। यानी झगड़ते थे हम लोग तो बिल्कुल समवयस्कों की तरह। और एक और बहुत अच्छी याद है शिमला की, दो चीज़ें और शिमला के बारे में कहूँगा। एक बार जब केदार जी की नियुक्ति हो गई यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो केदार जी ने मैंने ये तय किया, कुछ उसके पीछे और प्रसंग थे, उनका जिक्र न करना बेहतर है। हम लोगों ने तय किया कि हम शिमला जाएंगे और विजय मोहन जी ने भी चिट्ठी लिखी कि केदार जी को लेकर आओ। अब हम लोग जब पहुंचे बस से शिमला तो उनको भरोसा था कि केदार जी को मैं ठीक ठाक लेके आ जाऊंगा। उन्होंने कई बार हिदायत दी, चिट्ठी में दिनों रेगुलरली हम लोग एक दूसरे को लिखते थे। तो बस एक छोटा रास्ता था, वही मुझे मालूम था, लेकिन वो दिन में मैं पहचानता था उस रास्ते को। वो अंधेरा रात का घिराया था, बिल्कुल पहाड़ों का अंधेरा जो होता है, कहीं कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं। तो एक जगह बस को मैंने बस के कंडक्टर को कहा, उनका यहीं रोको, मुझे लगता है यहीं से हमें जाना है। जब हम लोग उतरे तो केदार जी ने कहा कि यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा पैदल चलना होगा। तो मैंने वो एक फांक सी सीधा पहाड़ दिख रहा था, वहां एक फांक सी थी, वो फांक मैंने ढूंढी और लंबी चढ़ाई थी वो, और किसी की तरह मैं पहुंच गया केदार जी को लेके। बहुत हम लोगों की तरफ विह्वल नहीं होते थे, वो सब कुछ उनके अंदर घटित होता रहता था। चुपचाप उठ के गए, उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर पे एक गीत लगाया, इतने दिन तुम कहाँ रहे। 1972 में ये फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से हार जीत। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड्स चुन के रखे थे। बहुत कम बातचीत हुई, खाना वाना तैयार था, और उनका और केदार जी का मिलना मैं चुपचाप देखता रहा। आपातकाल में जब मैं भागा हुआ था, भगोड़ा था, पुलिस ढूंढ रही थी। हाँ? नहीं आपकी नियुक्ति के बाद वो की बात है। नहीं, एक दूसरी बात मैं कह रहा था। तो जो ठिकाने कई लोगों के यहाँ मैं गया, पूरे उत्तर भारत में मैं भटकता रहा, क्योंकि जिन 6 लोगों पे बहुत खराब मुकदमा था जेएनयू में, त्रिपाठी जी को याद होगा, उनमें एक मैं भी था कि हम लोग इंदिरा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रात में पहाड़ियों में मीटिंग करके कर रहे, झूठा मुकदमा था ऑब्वियसली। तो विजय मोहन जी के यहाँ मैं गया, कई लोगों के यहाँ गया, उन्होंने रात पर रहने दिया, और कई शहरों में ये हुआ। विजय मोहन जी ने कहा फिर हमेशा की तरह आश्वस्त करते हुए, अरे जब तक रहना है रहो, देखा जाएगा जो होगा। कौन आता है यहाँ मेरे घर पे। तो वहाँ फिर मैं लंबा मेरा वो साथ रहा उनके साथ, और बहुत उस समय मैंने कुछ अपनी कविताएं लिखी जो अब भी उन स्मृतियों में गुंथी हुई हैं। मुझे ये लगता है कि विजय मोहन जी को और 1000 प्रसंगों में और अनेक तरीकों से मैं याद कर सकता हूँ। हम लोग एक बाद के दिनों में मेरा उनसे मिलना कम हो गया और बिल्कुल रुक सा गया। उसका कारण हिंदी की एक लेखिका थी जिनको उपन्यास को मैंने बहुत औसत उपन्यास माना। विजय मोहन जी ने कुछ एडमिरेटिव यानी प्रशंसामूलक भाव से उसकी समीक्षा लिखी, इस पर हम लोग बहुत झगड़े। तो मैंने कहा हाँ, वो आपके यहाँ आती जाती हैं और आप उनके प्रति कृपालु रहते हैं ना, तो ये बात उनको खराब लगी। उन्होंने कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि कोई मिल के मुझसे मेरी राय को बदलवा देगा। ऐसा होता था, लेकिन वो मानते नहीं थे, बहुत जिद्दी और कठोर जिद वाले आदमी थे। तो फिर कई ऐसी चीजें हुई, लेकिन आज यहाँ उनको याद करते हुए
मन बार बार भीग रहा है। और उनका जाना एक ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति है जिसने लगातार एक बड़े भाई की तरह और एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मेरी जिंदगी का साझा किया और मुझे अपनी जिंदगी में साझे के लिए बार बार बुलावा दिया। कुलदीप कुमार ने जब मुझे ये सूचना दी सुबह सुबह, तो जैसे होता है जीवन में, आपको विश्वास ही नहीं होता। हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक अतार्किक और निश्चित दुर्घटना है, लेकिन हम तैयार नहीं होते अपनों को खोने के लिए। विश्वास नहीं होता। और मैंने और हम सब ने जिस अपने को खोया है वो बहुत मूल्यवान था। एक और भगोड़े का जिक्र तो हो ही गया है, देवी प्रसाद त्रिपाठी। आशा जी, वर्तुल और मित्रों, विजय मोहन जी की रचनाओं पर तो बड़ा जिक्र हो गया, उस पर कुछ अधिक मुझे नहीं कहना है। वो सार संक्षेप में कुछ बातें करनी है कि अशोक जी ने जब जिक्र किया कि भारत भवन पर वो हमला जब हुआ कारंत प्रकरण में, तो शायद दिल्ली वालों में अकेला व्यक्ति था जो वहां पहुंचा सहयोग के लिए। रहता मैं होटल में था, लेकिन दिन भर और रात भर विजय मोहन जी के यहाँ ही रहता था, या कभी अवसर हुआ तो अशोक जी के यहाँ हो जाता था। रश्मि जी हैं यहाँ तो वो उनके घर पे हो गया कभी कभार, ज्यादातर विजय मोहन जी के यहाँ होता। अच्छा, विजय मोहन जी से मिलने का सौभाग्य मुझे पहले मिल चुका था। जब मैं जेएनयू में पढ़ने आया तभी यहाँ अभिलाषा कुमारी हैं, जिसके बारे में मैं हरदम कहता था मेरी तो एक राजकुमारी है अभिलाषा कुमारी। तो अच्छा, वो उनको चमन भैया अभिलाषा कहती थी, उनका घर का नाम ये वो। तो वो चमन भैया भी मुझको तभी मालूम पड़ गया था। तो हालांकि इस नाम से मैंने उनको कभी नहीं पुकारा, वो अभिलाषा ही पुकारती थी, मैं हमेशा विजय मोहन जी ही कहता था। तो ये निकटता पहले से थी, तो वहीं पर रहता था। बल्कि कई प्रसंग अशोक जी को मालूम है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कहा कि मेरे यहाँ भोजन करने आ जाइए रात में, तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं, विजय मोहन जी के यहाँ भोजन करना था, इसलिए वहां नहीं है, मुख्यमंत्री है। तो उस तरह के संबंध। खैर, मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। कई बार शब्दों का वो ऐसा निर्माण करते थे, जैसे जिनार्जन उनका शब्द था। जिनार्जन ही नहीं था, रम मंडल। रात को जैसे भारत भवन में रंगमंडल था, तो भारत भवन के लिए वो इस्तेमाल करते थे रम मंडल, रात्रि के लिए। तो ऐसे कई शब्दों का भाषा में कई किस्म के प्रयोग वो करते रहते थे। ठीक है। और दो बड़ी बातें मैंने देखी, आलोचना करना, किसी से असहमत होना, ये सब सही बात है, लेकिन किसी से कोई ईर्ष्या और द्वेष उनके मन में नहीं होता था। किससे कोई एक अनर्गल शत्रुता हो जाए, इस तरह की बात नहीं होती थी उनके जीवन में। आखिर मैं ये कहूंगा, केदार जी को पता है, अशोक जी को भी पता है, बाकी मित्र हैं उनको भी मालूम है। और वो मुश्किल होता है ऐसे लोगों की बात के बारे में बात करना। कुलदीप कुमार ने मुझसे जो कहा बिल्कुल सही कहा कि मतलब विजय मोहन जी के बारे में बोलना मुश्किल है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या कहूं। बोले लिखना ही मुश्किल था, क्या करें। मैं कुछ ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिनके घर विजय मोहन जी आकर ठहरे, और करीब करीब महीनों ठहरे। 89-90 में जब मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता था तो ठहरते थे आकर।
लेकिन ठहरते कहाँ थे ये भी, आप ये देखिए कि उसी घर में एक सर्वेंट क्वार्टर था, ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर पे। सर्वेंट उसमें नहीं रहता था, उसमें सब कुछ था। तो विजय मोहन जी वहीं रहते थे। इसलिए रहते थे, उन्होंने कहा कि ये जो आपके घर में आते हैं तथाकथित लोग, जिनसे मुझे मिलने में कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ पर शांति है, तो मैं अपनी पुस्तक इत्यादि पढ़ सकता हूँ। जिसको बुलाना, मेरे एक शिक्षक और मित्र सचिन तिवारी नाटक में बहुत ही रुचि रखते हैं। यहाँ मेरे एक विद्यार्थी बड़े अफसर हैं सरकार में, शिवाजी सिन्हा भी हैं, तो ये नाटक में रुचि रखते थे। तो वो आ जाते थे तो बड़े खुश होते थे। बाद में कारण जी भी 90 में क्या हुआ कि दोनों लोग वहीं ठहरने लगे, मतलब कारण जी भी और विजय मोहन जी भी। तो दोनों परम प्रसन्न होते थे, रहते थे। वो खाली इस बात का ख्याल रखते थे कि जो मेरा उस समय भृत्य था बलूनी, कि वो जो व्यवस्थाएं थी सब हैं कि नहीं हैं। तो व्यवस्थाएं हैं, मैं वो कह के जाता था। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ, और वो, और मतलब क्या कहूँ कि विजय मोहन सिंह यथा नाम तथा गुण, जो नामुर जी संस्कृत में कहते हैं, जीवन में विजय भी था और मोहन भी थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में उनको मित्रों, जाहिर है कि विजय मोहन सिंह जी को जानने वाले बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, और संभवतः कई लोग कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। पर जैसा विजय मोहन जी अपनी सारी बतकही और बतरस के बावजूद संक्षेप में विश्वास करते थे, वैसे हम लोग भी अब 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर ये सभा संपन्न होगी। हमने आज शाम अपने दिवंगत मित्र, साहित्यकार, सहृदय व्यक्ति, अद्भुत मित्र को याद किया। अनेक प्रसंगों में, अनेक संदर्भों में आप सब उसके लिए आए, इसके लिए आभार।